हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी राजनीति विचार के अंतर्गत हॉब्स के सामाजिक समझौते के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थॉट्स बाय हॉब्स भी कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते पर अपने क्या क्या विचार दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थॉमस हॉब्स कौन थे। तो थॉमस हॉब्स का जन्म वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में 1588 में हुआ था। उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव उस पर सबसे अधिक पड़ा था। जब वह छोटा था तभी से इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था। मतलब जब उनकी वह बचपना चल रहा था तब उससे ही इंग्लैंड में गृह युद्ध चालू था। उस पर सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड का युद्ध का ही पड़ा। उन्होंने 1651 में लेविथियन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। उस समय इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण उस समय अराजकता फैली हुई थी। इन सभी कारणों ने उनके समक्ष मनुष्य का घृणित पक्ष रखा। मतलब इन सभी कारणों के कारण मनुष्य के प्रति उनको घृणा होने लगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि हॉब्स का जो सामाजिक सिद्धांत था वो क्या था। तो सबसे पहले इसमें वो मानव स्वभाव की बात करते हैं। हॉब्स के अनुसार उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी और क्रोधी है। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है। वह अपने बचाव में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे वह नैतिक हो या वो खिलाफ हो। मतलब मनुष्य अपने बचाव में कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कोई गलत काम हो चाहे सही काम हो। जब किसी अन्य के माध्यम से मनुष्य को फायदा होता है तब वह अन्य लोगों के साथ रहना पसंद करता है। जैसा कि आप जानते हो, ये तो इंसान की फितरत है कि अगर आपका फायदा हो रहा है तो आप उसके साथ रहोगे, लेकिन जब उसका फायदा नहीं होता तब वह अन्य लोगों का साथ छोड़ देता है। थॉमस हॉब्स ने मनुष्य को इसीलिए हिंसक बताया। उनका मानना था कि मनुष्य स्वयं स्वभाव से ही हिंसक एवं युद्ध विनाशी रहा है। उसे जब भी ऐसा करने का अवसर मिलता है तो वह इसका गलत लाभ उठाने से नहीं चूकता। इस प्रकार हॉब्स ने मनुष्य के बुरे स्वभाव का वर्णन किया। इसमें उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि प्राकृतिक अवस्था। मतलब हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को दो ही अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार। दूसरा, अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है तथा अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अन्य लोगों की संपत्ति को भी हड़प सकता है। मानव स्वभाव से ही बुरा होने के कारण वह अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जब आपको अपने ऊपर कोई खतरा महसूस होता है तो आप उससे बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी का मर्डर ही करना पड़ जाए। तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगता है तथा आपस में विश्वास नहीं होता। इस अवस्था में जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई भी किसी को समाप्त कर सकता है। यह अवस्था शक्ति ही सत्य है पर आधारित होती है। मतलब कि अन्य शब्दों में हम कहें कि यह अवस्था एक जंगल राज है तो यह गलत नहीं होगा। हॉब्स के अनुसार इस अवस्था में कुछ विवेकशील लोग भी होंगे जो शांति प्रिय होंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर उन्होंने एक समझौता बनाया। मतलब समझौते का क्या कारण हुआ वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपने पहले हॉब्स के बारे में सुना कि उन्होंने बताया प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य पर आधारित थी। मतलब जो शुरुआत की अवस्था थी वो शक्ति पर ही आधारित होती थी। अतः इससे लोगों को हमेशा अपनी जान एवं संपत्ति के छिन जाने की चिंता रहती थी, क्योंकि जो भी शक्तिशाली लोग होंगे वो अपने आप को खुश करने के लिए, अमीर करने के लिए वो दूसरों को मारेंगे, काटेंगे। तो इस वजह से उन्होंने समझौता किया। अतः लोगों ने सामूहिक तौर पर मिलजुल कर एक राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य बनाया, जैसा आपको आज देखने को मिलते हैं कि कोई राज्य है या देश है, ताकि लोग अपनी जान एवं सम्मान को सुरक्षित रख सके तथा राज्य उनकी रक्षा करे। मतलब जो सामूहिक तौर पर एक नाम दिया गया है, मतलब किसी देश या राज्य को, वो देश उन लोगों की रक्षा करे। फोर्थ पॉइंट है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन अत्यंत कठोर होने के कारण लोगों ने इस अवस्था को त्यागने का फैसला किया था। इस प्राकृतिक अवस्था में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक एक दिन जीवन को जीना ही एकमात्र कार्य था। क्योंकि पहले तो कुछ ऐसी लोगों की इच्छाएं नहीं होती थी कि मुझे ये करना है वो करना है। पहले तो बस यही होता था कि हमें एक जीवन मिला है, उसको हमें जीना है, और डेली उसी में ही लगे रहते थे। इस अवस्था को छोड़ते हुए लोगों ने एक नए संस्था की स्थापना का निर्णय किया। इसके अंतर्गत उन्होंने एक समझौता किया जिसमें हर व्यक्ति परस्पर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने अधिकार एवं शक्ति
इस सभा अथवा राज्य को सौंपता हूँ। मतलब हम लोग जैसे किसी देश के अंडर में हैं, रह रहे हैं अभी, तो हमने क्या किया, हम सब ने मिलजुल कर एक अधिकार बनाया कि मैं सारे अधिकार अपने राज्य को सौंप देता हूँ ताकि हम पर ये शासन करे और हमारे जीवन की रक्षा करे, क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को इसी मात्रा में अपने शासन को सौंप देता है। इस प्रकार लोगों के द्वारा किए गए इस समझौते को थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौते के नाम से पुकारा जाता है। अब हॉब्स के अनुसार पुरानी व्यवस्था को त्यागने के बाद एक नवीन राज्य की कल्पना वो करता है, जिसमें शासन अब राज्य द्वारा होगा और इस अवस्था में लोगों की जीवन की गारंटी होगी, क्योंकि हमने अपने अधिकार तो एक राज्य को सौंप दिए। इस अवस्था में प्राकृतिक अवस्था के समान अराजकता एवं जंगल राज नहीं होगा, बल्कि सभी लोग कुछ निश्चित नियमों से बंधे होंगे, क्योंकि अब आपने सारे अधिकार उनको दे दिए तो राज्य आपके ऊपर अधिकार और रूल्स रेगुलेशन लगा के रखेगा। हॉब्स ने इन लोगों का अधिकार लेविथियन नामक एक दैत्य अथवा महामानव को दिया है जो सर्वशक्तिमान है। देखने से पता चलता है कि यह एक संप्रभु राज्य अथवा सभा है जिससे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। हॉब्स के अनुसार इस प्रकार राज्य का प्रथम उद्देश्य लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना है। इस राज्य के शासक अथवा लेविथियन नामक शासक को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति भी इस शासक का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यदि व्यक्ति इसका विरोध करता है तो इसका मतलब होगा कि यही व्यक्ति खुद के द्वारा बनाए गए समझौते का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये तो व्यक्तियों ने ही बनाया है। यदि यह समझौता लेविथियन नष्ट होता है तो मनुष्य फिर से अपने प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएगा, मतलब फिर से जंगल राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए हॉब्स किसी व्यक्ति को भी लेविथियन का विरोध करने का अधिकार नहीं देता। इस शासक के सर्वसंपन्नता एवं निरंकुशता से पता चलता है कि हॉब्स द्वारा निर्मित यह राज्य एक राजतंत्रात्मक राज्य है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हॉब्स का ये सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत समझ में आया होगा, लेकिन इसकी कई आलोचना भी की गई जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी सबसे पहली आलोचना थी कि मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण इन्होंने किया था। हॉब्स ने मनुष्य स्वभाव का दोषपूर्ण, एकाकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वह मनुष्य को घोर, स्वार्थी, कपटी और क्रूर बताता है, जबकि उसके अंदर सहानुभूति, उदारता और दयालुता भी होती है। तो हॉब्स ने इन्हें सर्वथा भुला दिया और बस उनके नेगेटिव पॉइंट्स को ही दिखाया। तो ऐसे एक पक्षी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सकता। सेकंड जो पॉइंट था जिससे इसकी आलोचना हुई थी कि वो प्राकृतिक अवस्था इसमें अस्वाभाविक बता रहे थे। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी रहता है और ऐसी दशा में रहता है जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, ऐसा हॉब्स के अनुसार था। किंतु समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगे थे। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया कि उसने अराजकता और अवस्था को शुभ सुव्यवस्था में परिवर्तित कर लिया। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया, इस पर भी हॉब्स की काफी आलोचना हुई। इसमें तीसरा पॉइंट था कि हॉब्स द्वारा स्थापित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था और ये पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर ना तो कानून का अंकुश है और ना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ही कोई अंकुश है। मतलब उनके अनुसार यही था। तो हॉब्स ने अपने समझौता सिद्धांत द्वारा मनुष्य को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेविथियन की दास्ता में जकड़ दिया। मतलब उन्होंने बिल्कुल उसको एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह एक लेविथियन के दास्ता में जकड़ दिया। इसमें मनुष्य की स्थिति लेविथियन रूपी चरवाहे के द्वारा हाके जाने वाली पशुओं के झुंड जैसी लगती है। इस पर भी इसकी हॉब्स की काफी आलोचना हुई। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की घोर आलोचना की गई, किंतु फिर भी इस सिद्धांत का अपना एक महत्व है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सत्य का प्रतिपादन किया कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है और न प्राकृतिक विकास का परिणाम, बल्कि ये तो मनुष्यों द्वारा बनाई गई खुद की एक संस्था है जिसे व्यक्तियों ने खुद अपनी निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया था, ताकि सभी लोग ठीक से रह सके और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि जंगल राज से बचा जा सके। तो हॉब्स के चिंतन को वैज्ञानिक माना गया क्योंकि उसने मानव स्वभाव का बिल्कुल सही चित्रण किया था। मानव स्वभाव के विश्लेषण पर ही उसने अपने सिद्धांत को डाला था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये
टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी।